बैठ जाओ भाई, थोड़ा बड़ा लिखूंगा, डोंट वरी। देख, तो लास्ट टाइम मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा रहा था, तो उसमें मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। जरा एक बार देखिए, वहीं से स्टार्ट करते हैं एक बार। एक बार दोबारा देखिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीन तरह के मैंने सिस्टम बताए थे जिनको हमें स्टडी करना था, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो लास्ट टाइम मैंने कार्टेशियन में तो हम शुरू से ही करते हुए आ रहे थे, तो पहला जो हम पढ़ेंगे अभी वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जरा देखिए इसमें कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था ये सिस्टम कैसा है, ऑर्थोनॉर्मल। और ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से होते हैं आप बताएंगे? जिनमें तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, जो हम तीन डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये मेरे पास आपकी तीन डायरेक्शन है, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। ये कार्टेशियन में, क्योंकि मैं कार्टेशियन से ही सिलेंड्रिकल में आऊंगा। जरा देखते हैं। और इस तरह से मैंने एक सिलेंडर को डिफाइन किया, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अब आप इमेजिन करें मुझे पी पॉइंट पे आना है, मुझे पी पॉइंट पे आना है। यहाँ पे कोई पॉइंट है पी और मैं ओरिजिन पे बैठा हूँ, और आप मुझे बताओगे कि मुझे कैसे चलना है सो दैट मैं पी पॉइंट पे पहुंच जाऊँ। मैं आपको बता दूं ये जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना डिग्री इधर है बताओ? 5। ये वाला जो एंगल है इधर है आपका एक्स है, एक्स से कितना डिग्री इधर है? 5 एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो हाइट है वो h है, और इसकी जो जिस रेडियस पे है, जो रेडियस है वो क्या है? r, ठीक है भाई। r रेडियस पे है, हाइट इसकी h है, h हाइट है, और फाई एंगल ये x से इधर की तरफ। तो आप ओरिजिन पे बैठे हो, इवन मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, मुझे कहां पे पहुंचाना है आपको? P पॉइंट। तो आप बताइए कैसे पहुंचाओगे? सबसे पहले आप बोलोगे कि आप r चलिए, r मूव कीजिए, r रेडियस बाहर की तरफ चलिए। तो मैं ओरिजिन पे बैठा था और मुझे अब r रेडियस बाहर की तरफ चलना है, इसका मतलब मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि किधर चलना है, बट मुझे r रेडियस चलना है, ठीक है। तो मैं कैसे मूव करूंगा? मैं सर्कल में मूव करूंगा, बिकॉज r रेडियस तो किधर भी चल सकता हूँ ना। मैं ओरिजिन पे बैठा हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पे भी जा सकता हूँ। मेरे पास ढेर सारी डायरेक्शंस है, इधर, 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 कई सारी जगह पे मैं r डिस्टेंस चल सकता हूँ। आपने सबसे पहले जो मुझे इंफॉर्मेशन दी थी वो r की दी, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा r, या आप r मूव कीजिए। जहाँ पे 3 बैठे हुए 4 हो जाओ वहां पे, और मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा सो दैट पीछे वाले देख सकें। आप आगे आ जाइए, इनको बोलिए जो बीच में टैक्स ले लो। हाँ जी, हाँ जी, आप आगे आ जाइए। आप भी आ जाइए, कवर नहीं लगा पाऊंगा, फिर आप आगे आगे चलिए, इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है। लेट आओगे तो कैसे मिलेगी? इसके ऊपर थोड़ा इसको साइड में
आप ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर, बेंच के ऊपर बैठ जाइए, सो दैट देख सके सब। असल में मुझे वहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन लगानी थी, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया। ठीक है हाँ जी, स्पीकर तो आवाज़ मेरी बहुत तेज है, आवाज़ आएगी। ठीक है नहीं नेचुरल है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्या देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओरिजिन पे था, सुनिए भाई, मैं ओरिजिन पे था, मुझे पी पॉइंट पे चलना था। तो सबसे पहले क्या बताया, आप आर डिस्टेंस बाहर की तरफ मूव कीजिए। तो अब मैं चारों तरफ जा सकता हूँ, मेरे तरफ चारों डायरेक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं इधर भी हो सकता हूँ, इधर भी, कहीं पे भी हो सकता हूँ। तो मैंने बोला सबसे पहले कि चलो मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, आर डिस्टेंस इस पॉइंट पे आ गया, बाहर की तरफ आर डिस्टेंस आ। अब मैं इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन मैं मान लीजिए यहाँ पे हूँ। फिर आपने बोला कि आप एक काम कीजिए, अब h हाइट ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ से, अब मैं h हाइट ऊपर आऊंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, h हाइट ऊपर आ गया, बट स्टिल मैं पी पॉइंट पे नहीं आया हूँ। तो आप मुझे क्या बताना पड़ेगा, अब क्या बताना पड़ेगा बताइए, कि आप जहाँ पे भी हो आप वहां से मूव करना शुरू करो और ऐसे पॉइंट पे आओ जो x एक्सिस से फाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब मैं यहाँ से मूव करना शुरू करूंगा, और क्योंकि x एक्सिस इधर है, यहाँ पे y एक्सिस मेरी इधर है, ये y एक्सिस है, और ऊपर की तरफ क्या है, z एक्सिस। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, और ऊपर की तरफ z एक्सिस है। तो यहाँ से मैं मूव करना शुरू करूंगा और इस तरह से मूव करूंगा सो दैट मैं पी पॉइंट पे आ जाऊं। मेरा x एक्सिस से जो एंगल है वो कितने डिग्री पे आ जाए, 5 पे आ जाए। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है भाई, करेक्ट है। तो अगर मैं इससे कोऑर्डिनेट बताऊंगा पी पॉइंट के, तो मुझे बताओ क्या क्या बताना पड़ेगा पी पॉइंट पे चलने के लिए, पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। r एक एंगल फाई और एक क्या बताना पड़ेगा, z हाइट। इसका मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप किसी भी पॉइंट को दिखाएंगे तो आपको चाहिए r फाई z, आपको चाहिए r फाई z। ठीक है, अगर आपके पास r फाई z पता है, इसका मतलब आप पॉइंट पे पहुंच जाओ। आपको रेडियस पता है, आपको एंगल पता है x एक्सिस के साथ, और आपको हाइट z पता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें 3 डायरेक्शन किधर किधर है। 3 डायरेक्शन अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो 3 डायरेक्शन कौन कौन से आएंगे इसमें, जैसे कार्टेशियन में कौन कौन सी होती है डायरेक्शन, x y एंड z, x कैप y कैप z कैप। अब यहाँ पे 3 डायरेक्शन आएंगी, वो कौन कौन सी, एक आएगी r कैप, एक आएगी फाई कैप, और एक आएगी z कैप। r कैप, फाई कैप, z कैप, यहाँ पे 3 डायरेक्शन आएंगी। अब वो 3 डायरेक्शन में कैसे दिखाऊंगा, जरा देखिए इस पी पॉइंट पे जब भी आप आर कैप को दिखाने की कोशिश करते हो तो आप एक काम कीजिए, फाई और जेड को कांस्टेंट कर दो। माने एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ उसको कांस्टेंट कर दो, उसको नहीं चेंज करना। जेड माने हाइट को नहीं चेंज करना। और आप पी पॉइंट पे बैठे हो, ना आपको हाइट चेंज करना है, ना आपको एंगल चेंज करना है, आपको केवल क्या चेंज करना है, रेडियस बढ़ानी है। तो आप किधर किधर बढ़ोगे बताओ, सिर्फ आर चेंज होना चाहिए आपका, एंगल नहीं चेंज होना चाहिए और हाइट नहीं चेंज होनी चाहिए। तो आप इस पॉइंट पे बैठे थे, तो आप रेडियली बाहर की तरफ निकलोगे। जब आप बाहर की तरफ निकलोगे तो उससे फाई आपका चेंज नहीं होगा, एक्स के साथ उतना ही एंगल रहेगा आपका, और आपका हाइट भी नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये कौन सी डायरेक्शन है, आर कैप। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो या रेडियल डायरेक्शन, सिंपली आप ये कह सकते हो। तो ये आर कैप मेरा आर। अब बताइए, अगर मैं आर और फाई को कांस्टेंट रखूं और जेड को चेंज करूं तो मैं किधर मूव करूंगा बताइए। अगर मैं आर को कांस्टेंट कर दूं, रेडियस मेरी कांस्टेंट है, मैं बाहर की तरफ नहीं आ रहा हूं, पी पॉइंट पे मेरी आर कांस्टेंट है और मेरा एंगल भी कांस्टेंट है, मैं एंगल भी नहीं चेंज कर रहा हूं, यहां पे था यहीं पे हूं, ना मेरा एंगल चेंज हो रहा है, ना मेरी रेडियस चेंज हो रही है, बस मेरी क्या चेंज हो रही है, हाइट। मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूं। इसका मतलब एक और डायरेक्शन आएगी, वो कौन सी आएगी बताओ, ऊपर की तरफ जेड कैप, ऊपर की तरफ आएगी जेड कैप, करेक्ट है। अब एक और चीज, फाई कैप डायरेक्शन कैसे आएगी बताओ। अब मुझे क्या रखना है कांस्टेंट बताइए, आर एंड जेड, मतलब मेरी हाइट कांस्टेंट होनी चाहिए और मेरी रेडियस कांस्टेंट होनी चाहिए। मुझे फाई एंगल चेंज करना है, मतलब पहले फाई यहाँ पे था, जरा एक्स यहाँ पे, फाई मेरा इधर था, इतने एंगल पे था, अब मैं फाई को बढ़ा रहा हूँ मान लीजिए। तो अगर मैं फाई को बढ़ाऊंगा तो मैं किधर मूव करूंगा, मैं सर्कल में मूव करूंगा। ठीक है, इस सर्कल पे मूव करूंगा तो फाई नहीं बढ़ेगा मेरा एक्स के साथ, यहाँ पे x के साथ 0 था, इधर x के साथ 30 हो गया, 60, 90, इस तरह से। तो मेरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे था पहले,
अब अगर मैं फाई को चेंज करूंगा तो मैं इधर की तरफ मूव करूंगा, माने जो फाई कैप डायरेक्शन आएगी वो टेंजेंशियल आएगी, समझे? तो यहाँ पे 3 डायरेक्शंस आएंगे। हाँ जी, फाई कैप चेंज होने से रेडियस भी चेंज होगा, तो क्योंकि इंस्टेंट नहीं, फाई कैप चेंज होने से रेडियस नहीं चेंज हो रहा, बिकॉज मैं उसी सर्कल पे मूव कर रहा हूँ। वो टेंजेंशियल डायरेक्शन तो इंस्टेंटेनियस वो उसको बाहर को ले नहीं, वो सिर्फ एक डायरेक्शन है, वो एक डायरेक्शन है, मतलब मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन बता रही है ना, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ उधर, या मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ। जब मैं मूव करूंगा सर्कल में तो मेरी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज टेंजेंशियली तो होती है, तो वो तो सिर्फ एक डायरेक्शन है। मैं ऐसा नहीं है कि आगे की तरफ उस डायरेक्शन पे मूव कर गया, मैं तो एक्चुअल में तो सर्कल पे मूव कर रहा हूँ ना। आप समझे मेरा पॉइंट? ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 डायरेक्शन आएंगी, आर कैप, जेड कैप एंड फाई कैप। पता चला कैसे होती है? अब क्या ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्या ये ऑर्थोनॉर्मल है? चलिए जरा चेक करते हैं। ये सिलेंडर आपके पास, ठीक है, और जरा देखिए, इधर है आपका एक्स, इधर है वाई, और ऊपर की तरफ क्या है? जेड। तो जो पी पॉइंट है वो सब मेरे यहाँ पे है। तो ये जो डायरेक्शन होगी, जो पेन जो मैंने दिखाया, ये कौन सी डायरेक्शन है? आर कैप। और ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? जेड कैप। तो चलिए मैं जरा इसको इस तरह दिखा देता हूँ। हाँ जी, एक आर कैप हो गया और एक जेड कैप, और ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ये कौन सी है? फाई कैप। अब आप देख सकते हो तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, तीनों एक। तो इसका देखिए सिस्टम कैसा है आपका? ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये भी आपका ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा सीक्वेंस क्या है? आर के बाद फाई और फाई के बाद जेड, ये सही है या फिर कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा मुझे? आर जेड फाई लिखना पड़ेगा, आर फाई जेड लिखना पड़ेगा? आर फाई जेड क्यों भाई बताइए? मैंने आपको बताया था आप एक्स वाई जेड लिखते हो ना, एक्स वाई जेड, वो क्यों लिखते हो एक्स वाई जेड? बताओ। एक्स से वाई की तरफ घूमोगे तो आपकी डायरेक्शन किधर आनी चाहिए? जेड की तरफ आनी चाहिए। ये नंबर वाइज इसी तरीके से होता है। अगर मैं एक्स से वाई की तरफ हाथ को घुमाऊं तो डायरेक्शन किधर आनी चाहिए? जेड की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आर से फाई की तरफ घुमाऊंगा तो क्या आना चाहिए? जेड। जरा चेक करके देखो, आर इधर है आपकी तरफ या मे भी इधर है, और फाई टेंजेंशियल है। देखो ना, ऐसा था ना, आर इधर था, फाई इधर था और जेड इधर था। ये रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन थी, ये फाई कैप था, ये जेड कैप था। तो आप बताइए, आर से फाई की तरफ घूमिए, अपने राइट हैंड को घुमाइए, आर से फाई की तरफ जो थंब है वो क्या जेड की तरफ है क्या? बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है, आर फाई जेड। लेकिन गलती से अगर आपने ऐसे लिख दिया आर जेड फाई तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये आर से जेड की तरफ घुमाओ, क्या फाई आ रहा है क्या? माइनस फाई आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। ठीक है, इसमें आपने गड़बड़ कर दी, इसमें आपने रिप्रेजेंट इसको सही नहीं किया। करेक्ट है? अभी आगे बढ़े तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये आर के बाद फाई, फाई के बाद जेड आएगा। आई होप आपको समझ आए। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी सर, पहले जैसे हमने रेडियस लिया था स्टार्टिंग के टाइम, हाँ हाइट को पहले ले सकते हैं क्या सर? कंसीडर करेंगे हाइट को? हाँ, पहुंचने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीक पॉइंट पे जाना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप हाइट ले लो, आप ओरिजिन पे बैठे थे, सबसे पहले आपको क्या लेना है? हाइट लेनी, तो आप यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद किसी ने बोला कि आप रेडियली आउटवर्ड आ जाओ, आर डिस्टेंस, तो किधर भी हो सकते हो आप, और उसके बाद आपको बोल दिया कि फाई एंगल पे आ जाओ। तो पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए तो आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, बट एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट दिखाते हैं उसका स्टैंडर्ड तरीका ये होता है। समझ आया? अभी आगे बढ़ सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से 3 डायरेक्शंस ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आप इमेजिन कीजिए, मैं इसका टॉप व्यू देखना चाहता हूँ। जरा देखिए, अभी आप साइड व्यू देख रहे हो सिलेंडर का। ठीक है, आप मेरे पास ये सिलेंडर है, ये एक्स है और ये वाई है, और ऊपर की तरफ क्या है? जेड, और बीच में समवेयर मिडिल में यहाँ पे कोई पी पॉइंट है। मैं एक बार जरा अच्छे से दिखाता हूँ आपको, इसको डॉट लगा देता हूँ, या फिर मेरे पास सिलेंडर है इसी पे दिखा। जरा देखिए, मैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट जरा देखिए, ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो ये पी पॉइंट है, मान लीजिए ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, अब जरा देखिए, और ऊपर की तरफ जेड है। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं वाई के अबाउट, तो आपको कैसा नजर आएगा? एक सर्कल नजर आएगा आपको, और सर्कल में इधर पी पॉइंट आएगा, नीचे क्या चला गया? एक्स, इधर क्या आ गया? वाई, और आपकी तरफ जेड। ठीक है जी, जरा देखिए, तो मैं इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो मुझे कैसा नजर आएगा? नीचे चला गया एक्स, इधर आ गया वाई, और आपकी तरफ क्या है? जेड। इधर आ गया एक्स कैप, इधर आ गया आपका वाई कैप, और आपकी तरफ है जेड। और ये मेरा
सर्कल मुझे नजर आएगा। टॉप व्यू अगर मैं देखूंगा तो सिलेंडर मुझे जो है वो सर्कल में नजर आएगा, इस तरह से मुझे नजर आएगा। और जो मेरा पी पॉइंट है वो कहां पे है? पी पॉइंट मेरा समवेयर यहां पे कहीं है, ये पी पॉइंट करेक्ट है भाई, दिख रहा है पीछे? चलिए अब जरा देखिए, सेंटर से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। तो ये जो डायरेक्शन आएगी कौन सी डायरेक्शन आएगी? आर कैप। और ये जो एंगल है ये कौन सा है? फाइव। और ये जो डायरेक्शन आएगी ये कौन सी है? फाइव कैप। और बाहर की तरफ क्या है आपका? जेड कैप। बाहर की तरफ आपका जेड कैप। तो आप देख सकते हो जेड कैप इधर है, आर इधर है, फाइव इधर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप टॉप व्यू से भी देख सकते हो, लेकिन टॉप व्यू से और भी चीजें निकल के आएंगी। जरा देखिए कैसे। अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये पॉइंट जो है ये है 230 डिग्री 45 डिग्री, 230 डिग्री 4 सॉरी 230 डिग्री 4। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए। 2 का मतलब क्या है? आर, 5 इज 30 एंड जेड इज 4। तो 230 डिग्री 4 इस तरह से ये पॉइंट मुझे डिफाइन किया हुआ, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं, तो टॉप व्यू में ऐसा नजर आएगा, ये टॉप व्यू में इस तरह का नजर आएगा, क्लियर। और जो पी पॉइंट है वो यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। अब मैं उस पॉइंट को जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है, मैं उसको कार्टेशियन में चेंज करना चाहता हूँ। तो आप लिखिए फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, कन्वर्जन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। मैं सिलेंड्रिकल पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन में जाना चाहता हूँ। अब जरा देखते हैं अब कैसे मूव करते हैं सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में, वो जरा देखते हैं। जरा देखिए भाई, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में कैसे मूव करें। मुझे ये आर पता है, आर दे रखा है, कितना है? 2। मुझे 5 पता है, ये भी दे रखा है। मुझे इसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट चाहिए, मुझे इसको कार्टेशियन में चेंज करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आर है और ये जो एंगल है ये मुझे दे रखा है, इसका कितना कॉम्पोनेंट एक्स की तरफ है? ये वाली लेंथ कितनी है? ये आर है, ये फाई एंगल है, तो बताओ कितना बनेगा? ये क्या बनेगा? आर cos फाई। इसका मतलब x इज इक्वल टू, x में आ गया मुझे मेरे पास, x इज इक्वल टू आर cos फाई, x इज इक्वल टू आर cos फाई। सिमिलरली अगर मैं इस r का प्रोजेक्शन y की तरफ निकालूं तो बताइए कितना आएगा? r का प्रोजेक्शन y की तरफ निकालूं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? r sin फाई, r sin फाई, ठीक है। r का प्रोजेक्शन मैंने y की तरफ निकाला तो ये आ गया r sin फाई। और हाइट कितनी है इसकी? z। कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में z तो सेम होता है, z वहां पे भी हाइट रिप्रेजेंट कर रही थी कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में भी z क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाइट रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब z इक्वल टू z, सेम। तो क्या आप इस पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हो कार्टेशियन में? बताइए, कन्वर्ट दिस पॉइंट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए इस पॉइंट को, बताइए क्या है? इस पॉइंट को कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए। 2 cos 30, 2 sin 30 एंड z इज 4, z की वैल्यू 4 है, करेक्ट है भाई? कोई दिक्कत है तो बताइए। कितना बना? 2 3 रूट 3 1 4 रूट 3 1 4, ठीक है भाई। ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। नेक्स्ट उल्टा करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कार्टेशियन दे रखे हो और सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें? आप लिखिए फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। अगर कार्टेशियन में दे रखा है और आपको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। जरा देखिए, इस बार आपको ये डिस्टेंस दे रखी है x, सॉरी ये y, और ये डिस्टेंस दे रखी है x। आपको बता रहे r क्या होगा? तो बड़ा ही आसान है, आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कीजिए। अगर ये x है तो ये हाइट भी क्या होगी? ये हाइट भी क्या होगी? x। ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है। इसका मतलब ये क्या बनेगा फिर? r इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। या फिर यहां से आप देख सकते हो, यहां से भी आप देख सकते हो। आप जानते हो x इज इक्वल टू r cos फाई होता है, y इज इक्वल टू r sin फाई होता है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग एडिंग कर दूंगा तो r इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर आ गया मेरे पास, समझ आया? सबसे पहला पॉइंट आर। दूसरा मैं फाई कैसे निकालूं? आप जरा देखिए, y और x पता है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो जरा देखिए क्या बनेगा, tan phi इज इक्वल टू क्या बनेगा, y बाई x। या फिर यहां से आप सोचिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल से सोचिए, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल से, इधर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से, ये एंगल है phi, ये हाइट है y, और ये क्या है x। तो tan phi इज इक्वल टू y बाई x, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है? तो यहां से phi आ जाएगा, यहां से phi कितना आएगा बताओ जरा, tan इनवर्स ऑफ y बाई x, यहां से phi आ गया, करेक्ट है? और z क्या होता है? z तो सेम होता है, किसमें? कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल में सेम होता है। कोई डाउट है आप पूछिए, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में आओगे और सिलेंड्रिकल पॉइंट को किस तरह से कार्टेशियन में चेंज किया जाता है। ध्यान रखिए, पॉइंट का कन्वर्जन है, थोड़ी देर में हम वेक्टर कन्वर्जन पढ़ेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? पॉइंट कन्वर्जन, पॉइंट का कन्वर्जन, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q. P is 1, 2, 3 and Q is 2, 30 degree, 4. Find the distance between 2 point P and Q. P is 1, 2, 3 and Q is 2, 30 degree, 4. इसका मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कार्टेशियन में, और ये कौन सा में? सिलेंड्रिकल में। बेहतर है आप सिलेंड्रिकल वाले पॉइंट को कार्टेशियन में आप चेंज करें और उससे आप डिस्टेंस निकालिए, इसको कार्टेशियन में चेंज कर लो, ठीक है? उसके बाद आप डिस्टेंस देखिए कैसे निकालोगे। अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट 3। रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट 3। 2 रूट 3 ये आ रहा है भाई, चेक करना। रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट 3 का सही है? चलिए जरा देखिए, आप इस पॉइंट को कन्वर्ट कीजिए, बताइए क्या आएगा इस पॉइंट का कन्वर्जन। रूट 3 1 4, ये तो पहले ही चेक कर चुके हैं हम लोग, ये तो हमने अभी भी कन्वर्ट किया है। और एक पॉइंट है ये, तो जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, 1 माइनस रूट 3 उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 इसका स्क्वायर। तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, करेक्ट है? कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े। अच्छा, कई बार क्या गलती होती है, सुनिए, अगर दो पॉइंट, ये लिखिए ना सबने, ठीक है? अगर दो पॉइंट दोनों सिलेंड्रिकल में होते, मान लीजिए दोनों के दोनों सिलेंड्रिकल में होते, मान लीजिए ऐसे होता है, की पॉइंट है 230 डिग्री 45, 230 डिग्री 4, और एक है क्यू पॉइंट जो है 145 डिग्री 3, ये दूसरा पॉइंट है 145 डिग्री 3, और आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये P है, ये Q है, आपको इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो कैसे होता है? क्या यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा क्या? दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, बताओ। कार्टेशियन में होता है, पर इसमें क्यों नहीं है ये? हाँ जरा देखो, अगर आपको लगाते हो फॉर्मूला तो जरा देखिए क्या बनेगा। ये डायमेंशनली कहीं भी नहीं रहोगे आप, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। जरा देखिए कैसे, 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इसका स्क्वायर। अब ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये डेसिमल में है, और दूसरा ये क्या है? ट्रायंगल। आप कैसे ऐड कर रहे हो इनको, नहीं समझे? तो कुल मिला के यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आप एक्चुअल में इनको देखो, सिलेंडर में आप अगर इनको रिप्रेजेंट करो तो जरा देखिए ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, जरा देखिए। अगर मैं सिलेंडर में इन दोनों को रिप्रेजेंट करूं तब भी आपको आंसर पता चल जाएगा इसका, XYZ, ठीक है? ये पॉइंट कितनी रेडियस पे है? 2, और हाइट कितनी इसकी? 4। तो जरा देखिए, मैं 2 रेडियस बना रहा हूं, ये मेरा सिलेंडर है, इसकी रेडियस है 2 और हाइट है 4, और कितना डिग्री इधर है? X से। इधर मान लीजिए आपका X है, ये आपका X है, ये आपका Y। X से कितना डिग्री इधर है? एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है मेरा, ये X से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है P,
सही है भाई। और दूसरा पॉइंट जो क्यू है वो कितनी रेडियस पे आप बताइए? 1 रेडियस के सिलेंडर पे, और कितनी हाइट है उसकी? 3। तो अगर मैं उसको दिखाऊंगा तो जरा देखिए वो थोड़ी कम हाइट पे है और रेडियस भी छोटी है उसकी, रेडियस भी 1 है, ठीक है। तो 1 रेडियस का सिलेंडर आ गया, इसकी हाइट होनी चाहिए 3, मतलब कम हाइट है, और एक्स एक्सिस से कितने एंगल अवे है? 45। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर है, इससे 45, यहाँ पे क्यू पॉइंट मेरा, इससे ये 45 हो गया ना, ये एक्स से 45 डिग्री इधर है, ये पॉइंट हो गया क्यू। तो आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें? आर फाई जेड का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा अभी आपको, ठीक है। आर फाई जेड से ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो कि r1 माइनस r2 का स्क्वायर प्लस phi1 माइनस phi2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। तो फिर कैसे करें, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालें? कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए और आपके पास इसका आंसर आ जाए, ठीक है। तो आप जब भी डिस्टेंस निकालिए पॉइंट्स के बीच, आप किसमें कन्वर्ट करेंगे? कार्टेशियन, ठीक है। कार्टेशियन में आप कन्वर्ट कीजिए और उनके बीच की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है आप पूछिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं रब कर दूं इस कहानी को, ठीक है। तो मैंने आपको कन्वर्जन बताया कि किस तरह से आप कन्वर्ट करते हो फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन एंड फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। एक चीज आप याद रखिए बस, बड़ा आसान है, ध्यान रखना, इसका टॉप व्यू ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। जब भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात हो रखी हो और आपको पॉइंट कन्वर्जन करना हो या फिर वेक्टर कन्वर्जन करना हो, अभी आप देखेंगे सीखेंगे वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको वेक्टर कन्वर्जन करना हो या फिर पॉइंट कन्वर्जन करना हो, आप हमेशा सिलेंडर के टॉप व्यू पे आ जाइए। सिलेंडर का जो टॉप व्यू है वो आपको बिल्कुल बढ़िया जानकारी देगा। नीचे क्या आएगा बताओ? x, इधर क्या आएगा? y, और आग की तरफ क्या है? z। ये मैं समझा चुका हूँ कैसे आया, ठीक है। और पॉइंट मेरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये है मेरी r और ये है मेरा phi। तो अगर मैं r cos phi करूंगा तो x आ जाएगा, ठीक है, x में कंपोनेंट आ जाएगा। r sin phi करूंगा तो y में आ जाएगा, और z में तो सेम होता ही है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा यहाँ से देख सकते हो। इवन यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको हेल्प करेगी। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? r कैप। ये डायरेक्शन कौन सी आएगी? टेंजेंशियल phi कैप। और बाहर की तरफ क्या आएगा? z कैप। यहाँ पे तीनों डायरेक्शन एनालाइज करना भी इजी है, ठीक है। टॉप व्यू से आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। आगे बढ़े भी, चलिए। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिखाते हैं। एक और चीज, अब जरा आइए आगे बढ़ते। मैं रब कर दूं इस कहानी को। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो देखते हैं। देखिए एक्स कैप है, ये वाई कैप है, और ये आपका जेड कैप। एक्स आपकी तरफ है, ठीक है, वाई आपका इधर है और जेड आपका ऊपर है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये मैंने सिलेंडर ले लिया, आप इमेजिन कीजिए मैं पी पॉइंट पे हूं, इस पी पॉइंट पे बैठा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स आएगा, इसी के पैरेलल है ना, इधर आपका क्या है? वाई, और ऊपर की तरफ आपका जेड। तो आप मान लीजिए पी पॉइंट पे बैठे हो और आपको डीएल डिस्टेंस मूव करना है, स्मॉल लेंथ मूव करना है। डीएल डिस्टेंस चल रहा है और डीएल इस तरह चल रहा है, स्मॉल लेंथ इस तरह चल रहा है कि तीनों जो डायरेक्शन है कौन कौन सी? आर फाई जेड, तीनों डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ चलना चाहिए, ठीक है। आपको डीएल लेंथ कवर करनी है और डीएल इस तरह चल रहा है कि तीनों डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ कवर करनी है, करेक्ट है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या आता है डीएल। फिलहाल मैं यहाँ पे बैठा था और मेरी ये रेडियस कितनी आप बताएंगे? आर। तो सबसे पहले मैं आर कैप की तरफ चलूं, बताइए आर कैप की तरफ कितना चलूं? आर कैप का मतलब क्या है? रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड में कितना चल रहा हूं? जरा देखिए, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड चल रहा हूं, स्मॉल लेंथ कितना चलूं? डीआर। पीछे दिख रहा है भैया, दिख रहा है स्मॉल लेंथ, या थोड़ा ब्लैक में दिखाओ। मैं यहाँ से स्मॉल लेंथ चला, कितना? डीआर। तो डीआर आर कैप, तो रेडियली आउटवर्ड में आ गया स्मॉल लेंथ। अब मुझे किधर चलना है? फाई कैप की तरफ, ठीक है। तो फाई कैप का मतलब अब मुझे सर्कल में घूमना है, लेकिन अब रेडियस कितनी हो चुकी है मेरी? आर प्लस डी आर रेडियस हो चुकी है। अब मुझे स्मॉल लेंथ कवर करनी है, किसमें?
फाइन। जरा देखिए, मैं तो इसका टॉप व्यू भी दिखाता हूँ साथ के साथ, सो दैट आप इजीली एनालाइज कर सकें। इसका टॉप व्यू भी देखिए, ये था x, ये था y, और आपकी तरफ है z। आप पहले इस पॉइंट पे थे, P पॉइंट, आप इस पॉइंट पे थे P पे। जरा ध्यान देना, बोर्ड पे ये भी देखिए, ये था r, तो मैंने बोला आप रेडियली आउटवर्ड आइए dr, तो आप यहां से हल्का सा आगे आगे, और ये लेंथ कितनी थी dr r कैप, रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट मैंने बोला अब आप हल्का सा एंगल चेंज करो, फाई की तरफ चलिए। इसका मतलब इधर की तरफ मूव कीजिए हल्का सा, कितना है हल्का, हल्का कितना, अभी तो 5 एंगल पे हो, तो d5 मूव कीजिए आप, d5। तो आप बताइए ये r कितनी चलेगा, यहां से लेके यहाँ तक, नहीं r प्लस dr, रेडियस होगी r प्लस dr, और कितना एंगल चलेगा d5, करेक्ट है। तो जो r की वैल्यू आएगी, इस r की क्या वैल्यू आएगी, r कैसे निकालते हो आप, रेडियस इनटू कितना एंगल चल रहे, जैसे आप 2πr नहीं निकालते हो, ये 2πr का क्या मतलब होता है, कैसे निकाले आपने, आपकी रेडियस थी r, और जब आप घूमे तो आपने कितना एंगल कवर किया 2π। इसका मतलब जो लेंथ होती है, जो आर्क लेंथ होती है, ये कैसे निकालते हैं, कितना एंगल आप मूव किए हो इनटू रेडियस। तो यहाँ पे आप 2π मूव कर रहे हो पूरा, तो 2π इनटू r, लेकिन यहाँ पे 2π नहीं मूव कर रहे हो, यहाँ पे कितना मूव कर रहे हो d5, ये एंगल आपका d5 है। तो इसका मतलब क्या बनेगा ये r प्लस dr, अब रेडियस r प्लस dr हो चुकी है, इनटू d5। अगर मैं इसको ओपन करूं तो बनेगा r d5 प्लस dr d5, सही है। लेकिन dr d5 जो है ये तो दोनों छोटे छोटे हो गए, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, और ज्यादा छोटा आएगा, नेग्लिजिबल आएगा इसके कंपैरिजन में। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब जो ये वाले जो लेंथ आएगी, ये वाली जो आर्क आएगी, ये कितनी आएगी r d5, तो प्लस r d5, और कौन सी डायरेक्शन में है ये 5 है। आपको समझ आया टॉप व्यू से। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा बताइए, यहाँ पे मेरी डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, r प्लस dr आ चुका हूँ बाहर की तरफ। अब मैं आर्क में घूम रहा हूँ, इधर की तरफ घूम रहा हूँ, सर्कल में जा रहा हूँ ना, तो सर्कुलर में चलूंगा, और ये लेंथ कितनी आएगी बताओ जरा, r d5। आप समझेगा, पहले मैं यहाँ तक आया था, अब मैं सर्कल में घूम रहा हूँ, r d5, करेक्ट है। किसी को डाउट है तो बताइए। अब हाइट लेनी मुझे, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब हाइट कैसे लूँ, z में कितना चलूंगा बताओ, dz z क्या है, तो dz मतलब आप ऊपर की तरफ आ जाइए, आप यहाँ पे आओ, dz z है। तो अल्टीमेटली r की तरफ भी आ गए, फाई की तरफ भी और z की तरफ। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको क्या बोलेंगे, dl। जो फाइनल इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको क्या बोलेंगे, dl। अगर आप स्मॉल लेंथ मूव करते हो तो आप बाहर की तरफ भी आए, ऐसे भी घूमेंगे, ऊपर भी आए, करेक्ट है, ऐसे आपने मूव। वो डाउट है तो बताइए। सर dl क्या है यहाँ पे, मतलब ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो dl, ठीक है। dl जो इनिशियल पॉइंट था जहाँ से आपने चलना शुरू किया था वहां से फाइनल पॉइंट तक, वो है dl, और उसकी वैल्यू है, और उसको देखो और भूल जाओ, ठीक है, ये याद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। और ये याद रखना जरूरी है, बिकॉज इससे कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ये सब इसी से निकलेंगे। आप एक चीज और पढ़ोगे, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब आप पढ़ोगे इससे, तो वो भी यहीं से निकलेगी, ठीक है, dl से। तो एक बार दोबारा बताऊं क्या, या समझ आ गया, समझ आ गया भाई, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया dl क्या है। अब सुनिए, तो मैं इनिशियली यहाँ पे था, फाइनल में यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन और भी तो रास्ते हैं यहाँ पे पहुंचने के। जरूरी है पहले आर कैप में चलना, पहले आप किधर चलो, फाइव कैप, पहले आप इधर किधर मूव करो, फाइव कैप, और फिर आप रेडियली आउटवर्ड आ जाओ, और फिर आप ऊपर चले जाओ, तब भी वहीं पे पहुंचोगे। या फिर पहले आप हाइट ले लो, फिर आप रेडियली आउटवर्ड आओ, और फिर आप मूव कर जाओ, तब भी वहीं पे पहुंचोगे। क्या करो, पहले आप रेडियली आउटवर्ड आओ, फिर हाइट ले लो, फिर आप मूव कर दो, तब भी आप वहीं पे पहुंचोगे। पहले आप इधर मूव कर जाओ, फिर आप हाइट ले लो, और फिर आप बाहर की तरफ आ जाओ, तब भी आप वहीं पे पहुंचोगे। पहले आप इधर आओ, फिर आप हाइट ले लो, ऐसे मूव करो, फिर आप बाहर आ जाओ। तो एक तरह से, इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बना ये वॉल्यूम, तो ये तो क्यूबॉइड बन गया एक तरह से, स्मॉल वॉल्यूम बन गया। इसका मतलब अगर मैं पॉसिबल सारे रास्ते कवर करूं P से Q पे पहुंचने के, तो एक क्यूबॉइड बनेगा मेरा। उसकी एक साइड है dr, ये वाली साइड कितनी है r d5,
और ऊपर की तरफ कितना है डी से। तो अगर मुझे डीवी लिखना हो स्मॉल वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? वही तो स्मॉल वॉल्यूम बनेगा। तो कितना बनेगा स्मॉल वॉल्यूम बताएंगे? आर डी आर डी फाइव डी जेड। देखो ये है डी आर इंटू आर डी फाइव इंटू डी जेड। देखो ये डी आर है, एक लेंथ है डी आर, एक लेंथ कितनी है आर डी फाइव, और एक लेंथ कितनी है डी जेड। तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है भाई, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। कोई डाउट आप पूछिए। तो आपका स्मॉल वॉल्यूम आ गया। सर लेकिन वॉल्यूम के डायमेंशन में d5 एंगल तो नहीं आता? नहीं, ये आर डी फाइव है। आर डी फाइव का मतलब क्या है? आर, ये मीटर में, ये मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो क्या बन जाएगी? मीटर क्यूब। ठीक है, समझ आएगा आपको? तो जब भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्मॉल वॉल्यूम अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इस तरह लिखूंगा आर डी फाइव डी जेड। ठीक है, और आप इजीली समझ सकते हो। जरा देखिए, आपको अगर डीएल याद है तो आप डीएल में तीन डायरेक्शन में तीन अलग अलग डायरेक्शन है, तीनों जो तीन डायरेक्शन जो है आर कैप फाइव कैप जेड कैप, इन तीनों डायरेक्शंस में आपको स्मॉल लेंथ पता है, उसी से तो वॉल्यूम बनेगा स्मॉल वॉल्यूम। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका स्मॉल वॉल्यूम आ गया। करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप ये फ्रंट फेस का एरिया बताइए। जो फ्रंट फेस वाला इसका एरिया, स्मॉल एरिया, कर्व्ड एरिया बताइए, स्मॉल कर्व्ड एरिया बताइए। देखो ये हाइट कितनी है? डी जेड, और ये उधर की तरफ कितना है? आर डी फाइव। इसका मतलब क्या लिखोगे? अगर इसका एरिया लिखना हो डी ए, अगर इसका एरिया लिखना हो डी ए, तो क्या आएगा? आर डी फाइव इंटू डी जेड। आपको समझ आया? क्लियर? अब ये सिर्फ इसका एरिया नहीं है। अगर मैं आपको इसके सरफेस पे पूछूं, इस सिलेंडर के सरफेस पे पूछूं कि सिलेंडर के सरफेस पे जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, उसका एरिया कितना आएगा? जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है उसका एरिया कितना आएगा? स्मॉल एरिया। बताओ। तो आप मुझे बताओ, आप क्या चीज कांस्टेंट रख रहे हो? आप मुझे बताओ, इस कर्व सरफेस पे क्या चीज कांस्टेंट है? आर। तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा स्मॉल एरिया। तो आप बताओ इसका स्मॉल एरिया क्या आएगा? अगर आप छोटा सा पार्ट ले रहे हो सिलेंडर पे, तो इसका इसका स्मॉल एरिया कितना आएगा? क्योंकि आर तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो डी आर तो आएगा ही नहीं। ये वाले आर कितनी आएगी? ये उधर की तरफ जो आर है, ये वाली जो आर, ये कितनी है? आर डी फाइव, और हाइट कितनी है? डी जेड। तो स्मॉल एरिया जो आएगा इसका सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया, वो कितना आएगा बताओ? आर डी फाइव इंटू डी जेड। अब चलिए जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे हो और आपसे मैं पूछूं ये एरिया बताओ, स्मॉल एरिया कितना है? पीछे नजर आ रहा है भाई? अगर आप टॉप सरफेस पे हो, बिल्कुल टॉप सरफेस पे हो, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे जो स्मॉल एरिया है वो बताओ, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है? हाइट चेंज हो रही है क्या? हाइट नहीं चेंज हो रही। क्या रेडियस चेंज हो रही है? हाँ। आपने यहाँ से स्मॉल रेडियस नहीं लिया, बाहर की तरफ रेडियस नहीं लिया स्मॉल, कितना? डी आर। इसका मतलब एक तो आपकी आर चेंज हो रहा है, और एक आपका क्या चेंज हो रहा है? फाइव। एक आपका फाइव चेंज हो रहा है। तो इसका स्मॉल एरिया क्या है? आप डी जेड को मत लीजिए, क्योंकि जेड तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? इसका स्मॉल एरिया आ जाएगा। तो आप बताओ ऊपर वाले सरफेस पे अगर मुझे स्मॉल एरिया निकालना हो तो कैसे निकाले? आर डी आर डी फाइव। मैं आपको बता दूं, जो सर्कल का एरिया निकालते हो आप, वो यहीं से निकलता है। सर्कल का कैसे निकालते हो एरिया? पाई आर स्क्वायर नहीं होता? चलिए जरा देखते हैं, सर्कल का एरिया देखते हैं। देखो ये एक सर्कल है, और मान लीजिए एक्स है इधर, और इधर आपका वाई। मान लीजिए इधर आपकी एक्स डायरेक्शन और इधर आपकी वाई। मुझे इसका एरिया बताना है, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर, मुझे इसका एरिया बताना है। तो जरा देखिए कैसे करें। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक स्मॉल एरिया ले लेता हूं, एक स्मॉल एरिया ले लेता हूं। बताओ कितना आएगा स्मॉल एरिया? ये है डी आर, ये लेंथ कितनी है? ये सिलेंडर में ही तो है, सिलेंडर का पार्ट नहीं है कहीं। तो ये क्या बन गया? ये लेंथ जो छोटी लेंथ है ये क्या बनी? डी आर इनटू ये कितना है बताओ? ये आर कितनी है? आर डी फाइव। तो ये स्मॉल एरिया हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब दो चीजें इंटीग्रेट होंगी, क्योंकि आर भी चेंज हो रहा है और फाइव भी चेंज हो रहा है। अब फाइव कहां से कहां तक चेंज हो रहा है पूरे सर्कल में? 0 से 2 पाई। और आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 to r। समझ आया? जो फाइव है वो चेंज हो रहा है 0 से 2 पाई पूरा, और जो आपका r है वो आपका 0 to r।
तो बताइए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो अगर आप फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आर वाली चीजें सारी क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगी। तो मैं पहले फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो जो भी आर वाली चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी इससे। और बाहर कौन सा इंटीग्रेशन है, 0 to r। समझ आया। पहले मैं फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, ये फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो 0 to 2 पाई। पहले आप इसको 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करो, और उसके बाद जो आर डी आर है तो बाहर आ जाएगा फाई वाले इंटीग्रेशन से, लेकिन इसको मैं बाहर लिख रहा हूं 0 to r। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई। तो इसको लिख दो 2 पाई इनटू इसकी क्या वैल्यू आएगी, r स्क्वायर बाय 2। तो कितना बन गया एरिया, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्कल का एरिया आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहां से सोच सकते हो। ये भी तो सिलेंडर का ही पार्ट है, ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं था सर्कल एक, तो इसी का तो लिखा है हमने स्मॉल एरिया। ठीक है, इसका स्मॉल एरिया हमने लिख दिया और उसको फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो आपके पास पूरे सर्कल का एरिया आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, जो आपका ये जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो उस कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका कर्व्ड सरफेस का एरिया बता रहे हैं टोटल, तो कैसे निकालें। आप स्मॉल एरिया बताइए कर्व्ड सरफेस में कितना है, कर्व्ड सरफेस में स्मॉल एरिया बताइए कितना है। देखिए जो कर्व्ड सरफेस है उस पे स्मॉल एरिया, ये हाइट कितनी है, dz, और ये हाइट कितनी है, rd। तो इसका जो स्मॉल एरिया आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना आएगा। या फिर एक तरीका और है कर्व्ड सरफेस एरिया लिखने का। आपको पता है अगर आप कर्व्ड सरफेस पे मूव करते हो तो आपकी r तो कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे r को हटा दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया में 2 लेंथ चाहिए होती ना, तो एक लेंथ ये आ रही है, एक लेंथ ये आ रही। ठीक है भाई, तो आप बताइए जो स्मॉल एरिया आएगा कर्व्ड सरफेस पे वो कितना आएगा, वो आएगा r d phi dz। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले। फाई कहां से कहां चेंज हो रहा है, पूरे सरफेस में, पूरा सरफेस कर्व सरफेस पूरा 0 से लेके 2 पाई, पूरा कर्व सरफेस में तो पूरा आ जाता है ना कर्व, तो 0 से लेके 2 पाई। और r की लिमिट रखनी, क्यों, r चेंज हो रहा है, z चेंज हो रहा है, तो z की लिमिट क्या आएगी, 0 to h, 0 to h, h हाइट है मान लीजिए इसकी। ठीक है, तो आप बताइए क्या इसका आएगा। सबसे पहले फाई के रेस्पेक्ट में करो, r तो बाहर ही आ जाएगा ना दोनों इंटीग्रेशन से, क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो फाई के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में, r तो कांस्टेंट है, r तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले फाई के रेस्पेक्ट में लीजिए, तो फाई के रेस्पेक्ट में लोगे 0 to 2 पाई d फाई, और dz मेरा बाहर आ जाएगा 0 to h, और r बाहर है, तो बताओ क्या है, 2 पाई rh, 2 पाई rh, 2 पाई rh इज द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ आया अभी, क्लियर है। चलिए अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम। तो स्मॉल वॉल्यूम आपको पता है, स्मॉल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो डीएल है उसके तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम बताइए, आपको समझ आएगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दिस सिलेंडर, आपको वॉल्यूम बताना है, तो स्मॉल वॉल्यूम कितना आएगा, dv, dv इज इक्वल टू, आप जानते हो यहां पे मैंने निकाला था स्मॉल वॉल्यूम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, r dr d phi dz। अब इसमें तीनों चेंज हो रहे हैं, r भी, phi भी, z भी, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। अगर टोटल वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन किस किस के रेस्पेक्ट में आएगा, r के रेस्पेक्ट में भी, phi के रेस्पेक्ट में भी, और z के रेस्पेक्ट में। जरा r के रेस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा, r कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 to r, phi 0 to 2 pi, और z कहां से कहां तक 0 to h। बताइए क्या आंसर है, phi r square h। आप निकाल के देखिए, पहले आप phi के रेस्पेक्ट में ले लो, फिर आप z के रेस्पेक्ट में ले लो, और फिर आप r के रेस्पेक्ट में ले लो। ठीक है, आंसर इज phi r square h। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए। अब आप लिखिए कन्वर्जन ऑफ वेक्टर
conversion of vector from cylindrical to Cartesian. माने आपको कोई वेक्टर दे रखा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और आपको उसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, और मे भी उल्टा हो सकता है, आपको वेक्टर दिया गया है कार्टेशियन में और आपको उसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में। तो आप दोनों हेडिंग एक साथ लिख दिए, फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन एंड फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं और पॉइंट को कन्वर्जन हमें पता है, पॉइंट का डिफरेंट होता है, ठीक है। वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जरा देखिए, वेक्टर कन्वर्जन देखिए कैसे करते हैं इसका। पीछे नजर आ रहा है सबको, दिख रहा है सही? वेक्टर कन्वर्जन जरा देखिए। मान लीजिए आपको कोई ए वेक्टर दे रखा है, कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको ए, और वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है, लिखिए कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको कन्वर्ट करना है, जरा देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये फिलहाल कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कार्टेशियन। उसको इस तरह से लिखते हैं axi कैप, ay j कैप, az k कैप। ये कार्टेशियन में होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। और ax क्या होता है आप बताएंगे? ax इज कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन i कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ x, ठीक है। x की तरफ कितना प्रोजेक्शन है a का? वो 2 है। y की तरफ कितना प्रोजेक्शन है? 3, और z की तरफ कितना प्रोजेक्शन है? 4, या कंपोनेंट आप बोल सकते हो। कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन i इज 2। जैसे आपको मैंने बताया था, आपको जैसे कल मैंने आपको समझाया था, जिन लोगों ने कल क्लास में लगाई वो देखिए भाई, ये x कैप, y कैप और z कैप है मान लीजिए, और इधर कोई वेक्टर है a, ठीक है। ये x के साथ बना रहा है अल्फा एंगल, y के साथ बीटा और z के साथ गामा, मान लीजिए ऐसा है। तो a वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, a वेक्टर जो इसकी लेंथ है a जो इसकी लेंथ है a cos अल्फा, ये तो x कैप की तरफ हो गया, इसका प्रोजेक्शन हो गया ना, x की तरफ कंपोनेंट आ गया। कितना कंपोनेंट आएगा x की तरफ? x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो a cos अल्फा x कैप प्लस क्या आएगा? a cos बीटा y कैप एंड a cos गामा z कैप। तो इसका मतलब ये बन गया ax, ये बन गया ay, ये बन गया az। आपको समझ आया? ये जो i j के जो कंपोनेंट होते हैं क्या होते हैं? a का कंपोनेंट, a का प्रोजेक्शन i की तरफ कितना है, a का प्रोजेक्शन j की तरफ और k की तरफ कितना है, ठीक है। तो ये बन गया ax ay az। बट मुझे इसको कन्वर्ट करना है कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। माने आपको इस तरह लिखना है इसको, a इज इक्वल टू ar r कैप, a phi phi कैप, az z कैप। समझ आया? आपको इस तरह इसको कन्वर्ट करना है, इस तरह कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करें वो जरा देखिए। कई लोग गलती करते हैं, जरा देखिए, कई लोग ये सोचते हैं, सुनिए, कई लोग क्या गलती करते हैं, इसको लिखेंगे 2 3 4, इसको आपने पॉइंट मान लिया और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और फिर मान लीजिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बताओ जरा क्या आएगा? कन्वर्ट करो, सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? रूट कितना आया? ना रूट 13, r इज रूट 13। फाई कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 3/2 और z तो सेम आएगा 4। आपने इस तरह कन्वर्ट कर दिया, और आपने क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ था, इसको आपने इस तरह लिख दिया, रूट 13 r कैप प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/2 फाई कैप 4 z कैप। गलत, ये गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत कर दिया आपने? i j k को भी कन्वर्ट करना है r कैप phi कैप। नहीं, r कैप phi कैप z कैप लिख दिया मैंने। डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये वेक्टर है, और वेक्टर कभी भी एक पॉइंट से नहीं बनता। वेक्टर के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक पॉइंट ये ले लो, दूसरा ओरिजिन ले लो, अच्छा आपका घर का राज है। क्यों भाई? एक पॉइंट आप 1 2 3 ले लो, और एक पॉइंट आप ले लो 3 5 7। अब बना के देखो वेक्टर,
दोनों पॉइंट के बीच, तब भी यही बनेगा। 3 - 1 i कैप, 5 - 2 j कैप एंड 7 - 3 k कैप, तब भी वही वेक्टर बनेगा। और यहां से वही वेक्टर बना। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो। दूसरा बंदा क्या बोलेगा, कोई दूसरा साइड वाला आपका, वो बोलेगा एक पॉइंट मैं ये ले रहा हूं, दूसरा ये ले रहा हूं, तभी सेम वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो एक पॉइंट तो लेना ही नहीं और पॉइंट के अकॉर्डिंग तो चलना ही नहीं, बिकॉज एब्सोल्यूट इज नथिंग। ठीक है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। आप एक पॉइंट को एब्सोल्यूट मान के नहीं चल सकते कि ये इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक का वेक्टर है। कोई दूसरा बंदा दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले लेगा, ठीक है, उससे भी वही वेक्टर बनेगा। तो पहले बात तो पॉइंट में कन्वर्ट ही नहीं करते, समझ आया? क्लियर है? तो फिर कैसे करें इसको? तो ये तो गलत तरीका हो गया ना, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो गया। आप पॉइंट में नहीं लिख सकते हो इसको, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता ये वेक्टर कहां से शुरू हो रहा है। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता तो मजे आ जाते। कैसे? स्टार्टिंग पॉइंट पता होता तो अगला पॉइंट तो अपने आप निकाल लेता मैं, क्योंकि मुझे वेक्टर पता है। ठीक है, बट ये वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये ऐसा भी, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, ये यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, ये यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बस। स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, समझे? और आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है? इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको सिलेंड्रिकल में? वो जरा देखिए किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है। सिलेंड्रिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले मुझे चाहिए AR माने रेडियल कंपोनेंट चाहिए A का। AR इज कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन आर कैप। यही तो होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो ना। जैसे AX क्या होता था? AX इज कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ X कैप। और ये क्या है? AR इज कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ R कैप। अब कल वाली कहानी याद कीजिए, डॉट प्रोडक्ट वाली। किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए तो आप क्या करते थे? उस डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते थे। इसका मतलब अगर मुझे AR निकालना है तो AR इज कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन R कैप। इसका मतलब A का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा R कैप के साथ। क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कल, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशन है? डॉट प्रोडक्ट यूज होता है किसी भी वेक्टर का, अगर आपको किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए तो आप उस डायरेक्शन के साथ क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे AR चाहिए। AR मींस कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ R कैप। सो AR इज A वेक्टर डॉट R कैप। अब A वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट R कैप। सही है? सच है? अब जरा देखिए, इसको आप लिखिए 2i कैप डॉट R कैप प्लस 3j कैप डॉट R कैप प्लस 4k कैप डॉट R कैप। सही लिखा है? अब जरा बताइए ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इनके बीच का एंगल चाहिए। इनका 9 × 1 होता है, बिकॉज़ ये कैप में है। कैप मतलब डायरेक्शन है। इनका मुझे क्या चाहिए? एंगल। अब आप एंगल कैसे निकालें? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। टॉप व्यू पे आइए, टॉप व्यू से पता चलेगा इनके बीच का एंगल क्या होता है। टॉप व्यू पे आइए, ये x कैप, ये y कैप और पॉइंट मान लीजिए यहां पे कहीं का। तो यहां से ये कौन सी डायरेक्शन आएगी? r कैप। और ये कौन सा एंगल है? फाई। तो बताओ r कैप और i कैप के बीच क्या आएगा? तो क्या आएगा? i कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू r कैप का मैग्नीट्यूड 1 और इनटू कोसाइन ऑफ। तो इसका मतलब क्या बन गया? 2 cos phi। ये पॉइंट था P, 2 cos, ये फाई एंगल बनाना था 2 cos phi, करेक्ट है? प्लस अगला बताइए क्या आएगा? sin phi। 3 प्लस 0 प्लस 0 बिकॉज बताओ, बिकॉज जो K और R है वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। K और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। R इधर है और K आपका बाहर की तरफ है, तो एक दूसरे के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। बट द क्वेश्चन इज फाई की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू कैसे निकालें? कैसे निकाले फाई की वैल्यू? आप निकाल सकते हो क्या फाई की वैल्यू? पहले मुझे बताओ, क्या आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हो? ये ठीक है, ये AR आ गया, ये ठीक है, AR आ गया, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही निकाला। बट इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ जी, बताओ कैसे निकालोगे फाई की वैल्यू? tan इनवर्स y/x। y और x कहाँ है?
कहाँ दिया हुआ है? y और x कहाँ दिया हुआ है? कहीं नहीं गिवन है। वो ए में है फिर से वही गलती। a से अगर आप a को बोलोगे कि a के अंदर 2 3 4 है, तो इसको मैं 2 3 4 लिख लेता हूं। अच्छा, a वेक्टर है, वो कोई पॉइंट नहीं है, आप समझे? आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर ये दे दिया होता कि ये वेक्टर आपको कन्वर्ट करना है इस वेक्टर को कौन से में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एट पॉइंट 230 डिग्री 4 मान लीजिए दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये जो वेक्टर है, ये शुरुआत कहां से हो रही है इस वेक्टर की? इस पॉइंट से। ये है पॉइंट, ये 230 डिग्री 4, इस पॉइंट से ये कोई वेक्टर शुरू हो रहा है, ये कोई वेक्टर शुरू हो रहा है और उसका कंपोनेंट बताना है, इसको कन्वर्ट करना। तो इसका मतलब आप मुझे क्या पता चल गया? जिस पॉइंट से वेक्टर शुरू हो रहा है वो पॉइंट दे दिया, और क्योंकि वो पॉइंट मुझे पता है P पॉइंट है वो, तो P का फाई तो पता है, फिर फाई नहीं आ गया। इसका मतलब तब मैं पुट कर सकता हूं, फाई की वैल्यू पुट कर सकता हूं। पर थिंग इज, पिछले क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो क्या आप फाई की वैल्यू पुट करोगे? नहीं पुट करोगे। आपको समझ आया? तो इसका मतलब ये क्या आ गया? AR, बस यहां पे छोड़ दो। AR रेडियल कंपोनेंट आ गया। AR इज कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ R कैप। AR आ गया। नेक्स्ट आप निकालिए A फाई। अब आप बताइए A फाई। AR समझ आया कि कैसे निकाला? AR क्या होता है? A डॉट R कैप, A का कंपोनेंट R कैप की तरफ। तो आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, बस कल की कहानी है, कल मैंने समझाया था आपको, ठीक है? अब आप निकालिए A फाई। A फाई क्या होता है बताइए? कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप। इसका मतलब क्या लोगे? A डॉट फाई कैप। आप करेंगे इसको सोल्व करेंगे। दूसरा AR आ गया। अब निकालिए A फाई। तो A फाई इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट फाई कैप। A वेक्टर डॉट फाई कैप। तो इसका मतलब क्या आएगा? A की वैल्यू पुट कर दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट फाई कैप। तो क्या बन गया? ये बन गया 2i कैप डॉट फाई कैप प्लस 3j कैप डॉट फाई कैप प्लस 4k कैप डॉट फाई कैप। सही है भाई? तो बताइए क्या बनाएंगे? अब ये कैसे निकाले? i कैप डॉट फाई कैप एंड j कैप डॉट फाई कैप एंड k कैप डॉट। मुझे अगेन इनका डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, तो इसलिए कौन सा क्या रखता हूं मैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगेन आप किस पे आ जाइए? टॉप व्यू पे आ जाइए। टॉप व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखिए, यहां पे पॉइंट है मेरा P। किस पॉइंट पे? ये जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है बताओ? टेंजेंशियल फाई कैप। मैं थोड़ा इसको y कैप को आगे बढ़ा देता हूं, j कैप को आगे बढ़ा देता हूं। ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी है? फाई कैप। और ये एंगल है फाई, ठीक है? और ये कौन सी डायरेक्शन है? x कैप या i कैप? ये है i कैप, ठीक है? तो आप बताइए फाई कैप का एंगल i कैप के साथ कितना है? ये वाला एंगल 90। इधर है फाई कैप और इधर है i कैप। मे भी एक डाउट हो सकता है आपको, आप बोलोगे सर ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया? बता, ये भी तो i कैप और फाई कैप के बीच है। एंगल ऑलवेज उस पॉइंट से देखते हैं जहां से उन दोनों एक्सिस के, उन दोनों लाइन के बीच में देखते हैं जो एक पॉइंट से लीव कर रही होती है। अब जरा देखो, यहां पे ये तो इधर आ रहा है और ये यहां से आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे ये एंटर कर रहा है और ये लीव कर रहा है। जब इस पॉइंट से बाहर की तरफ ये वाला एंगल अगर मैं देखूं, ये वाला, तो ये लाइन तो लीव कर रही है और ये वाली लाइन भी लीव कर रही है। आप समझे क्या? तो इसलिए ये लीविंग वाला एंगल देखते हैं। तो बताइए क्या एंगल आएगा? ये कैसे निकाले? बताइए, ये अगर फाई है, ये 90 है, तो ये क्या आएगा? 90 माइनस फाई। तो ये क्या बनेगा बताइए? ये 90 माइनस फाई है और टोटल 180 है, तो ये क्या बनेगा? 90 प्लस फाई बनेगा। ये बनेगा 90 प्लस फाई, करेक्ट है? ये वाला एंगल बनेगा 90 प्लस फाई, करेक्ट है? अब आप बताइए ये वाला एंगल क्या आएगा? फाई कैप और जे कैप के बीच। अच्छा, ये वाला एंगल क्यों निकाला मैंने? ये क्यों नहीं निकाला? अगेन क्योंकि इस पॉइंट पे ये तो एंटर कर रहा है और ये भी एंटर कर रहा है, मुझे लीविंग वाला देखना होगा। इस पॉइंट से ये दोनों लीव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन भी लीव कर रही है, ये डायरेक्शन भी लीव कर रही है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में देखना। ये एंगल बताइए कितना है? कैसे निकाला ये एंगल? जरा देखो आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। या फिर एक काम करो, ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल देख लो। ये पूरा क्या है? 90 और ये कितना है? 90 माइनस 5। देखो ये 90 माइनस 5
और ये 90, तो ये कितना आएगा? पूरी राइट एंगल ट्रायंगल देखो यार, ये वाली देखो ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरी, तो ये एंगल है 90, ये 90 माइनस 5, तो ये आ गया 5, और अगर ये 5 है तो ऊपर वाला ये भी क्या होगा? ये भी 5 होगा। तो अब आप बताइए क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है? 2 i कैप डॉट फाई कैप क्या आएगा? i कैप का मैग्नीट्यूड 1, फाई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos ऑफ, cos ऑफ क्या आएगा बताओ? i कैप और उसके बीच, i कैप और फाई कैप के बीच एंगल कितना है? 90 प्लस 5 प्लस 3 j कैप डॉट फाई कैप, j कैप इधर है, फाई कैप इधर है, तो क्या आएगा? cos 5। अब आइए प्लस 4 k कैप डॉट फाई कैप, k कैप और फाई कैप बताइए किधर है? k कैप बाहर की तरफ है, फाई कैप आपका इधर है, तो इसका अंदर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। 90 डिग्री एंगल है ना, ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया आपका -2 sin 5 प्लस 3 cos 5। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना cos, तो cos 90 प्लस है तो इसलिए साइन बन जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस आ जाएगा, तो -2 sin 5 प्लस 3 cos 5, ये क्या आ गया मेरे पास? a5। अगेन मैं फाई की वैल्यू नहीं पुट कर सकता बिकॉज मुझे दे नहीं रखी है फाई की वैल्यू, आप समझे क्या? ये मुझे पता नहीं है तो मैं नहीं पुट करूंगा a5। नेक्स्ट आपको चाहिए az, तो az क्या आएगा बताओ जरा? 4 a डॉट z कैप या k कैप, तो वो तो सेम ही रहेगा, k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखो इसका, a डॉट k कैप और a की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू क्या है बताओ? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट k कैप, तो क्या आंसर आएगा? 4। az इज 4, az आपका आ गया 4, तो आपने निकाल दिया ar a5 az। अब इनकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये पूरा वेक्टर आ जाएगा, समझ आया? आपके पास पूरा वेक्टर आ जाएगा। कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको समझ आएगा, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना इन सब चीजों को, इनको समझिए आप, इनकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए आप, ठीक है? 2-3 बार करोगे तो आप अपने आप फास्ट हो जाओगे, देखिए, और अपने आप चीजें याद भी रहेंगी आप, ठीक है? चलिए हाँ, तो फाई कैसे निकालो? पॉइंट x एक्सिस पे होता है, कौन सा क्या कर रहे हो? जैसे क्या i और 5 के बीच का एंगल अभी आई और फाई के बीच का एंगल ये देखा हमने, 90 प्लस 5 है ना, है जी? 90 प्लस 5। 90 प्लस 5 ये था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये किसी 90 डिग्री में होता है, 90 डिग्री में 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री मतलब x एक्सिस इधर है, इधर 5 10 Point y axis पे होता है। हाँ, वो डिपेंड करता है पॉइंट पे, वो डिपेंड करता है पॉइंट पे। अगर पॉइंट मेरा यहाँ पे होता हां वही बोल रहा हूं, तो फाई इधर होता और x इधर होता, बट पॉइंट तो इधर है नहीं, मैं तो जनरलाइज लेके चल रहा हूँ ना, पॉइंट को समवेयर मिडिल में लेके चल रहा हूँ, जनरलाइज। वो तो आपको दिया जाएगा पॉइंट तब होगा ना, ऐसा नहीं समझे? वो तो एक स्पेसिफिक केस ले रहे हो आप, मैं तो जनरलाइज ले रहा हूँ समवेयर मिडिल में, सो दैट तीनों को ऊपर जा सके। पॉइंट के साथ होता है, बिल्कुल होगा, एंगल चेंज होगा, लेकिन फाई चेंज होगा ना, फाई चेंज होगा तो अपने आप 90 माइनस 90 प्लस 5 अपने आप वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मेरे पॉइंट यहाँ पे है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था P, तब तो फाई एंगल फाई था। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मूव करूंगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। अगर फाई 0 हो गया तो यहाँ पे जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल आई और फाई के बीच, ये कितना आएगा? 90 आ जाएगा अपने आप। तो ये तो जनरलाइज चीज है, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, इससे कवर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिए। सर एक क्वेश्चन लिखिए। फाई कैसे निकालेंगे? फाई तो हम निकाल नहीं सकते अभी, फाई नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि हमें पॉइंट नहीं पता, ये पॉइंट कहाँ पे, ये वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, हमें पॉइंट नहीं पता, समझा? इसलिए हम फाई नहीं निकाल सकते। अगर ये पॉइंट पता होता तो हम निकाल लेते। क्लियर? अभी एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आपको एक वेक्टर दिया हुआ है a i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। convert this vector into cylindrical coordinate system at point 230 degree 4। मतलब ये जो पॉइंट वेक्टर है इस पॉइंट से शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा, और उसको कन्वर्ट करना है कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सिलेंड्रिकल में। आपको इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है।
क्या जी, क्या कह रहे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। हाँ जी, देखिए क्या, देखिए आपने फॉर्मूला उठा के तो नहीं पुट किया पीछे से, देख देख के कर दिया हो। जब भी आप ऐसे करते हो इसका मतलब आप डिपेंडेंट बनोगे फॉर्मूले, ठीक है। आपको हमेशा नई शुरुआत करनी है, ठीक है। आपको वही फॉर्मूले कॉपी पेस्ट नहीं मारने, ठीक है। तो पीछे से देखे और आगे उठा के रख दिए, फिर आपने क्या मेहनत की, ठीक है। दोबारा से नई शुरुआत कीजिए, जरा देखिए। तो मुझे चाहिए सबसे पहले ए आर इज ए डॉट आर कैप, ये बनेगा आई कैप डॉट आर कैप प्लस जे कैप डॉट आर कैप प्लस 3 के कैप डॉट आर कैप। ये क्या है, आई कैप डॉट आर कैप cos फाई, तो cos 30 प्लस जे कैप डॉट आर कैप sin 30। अभी तो ताजा लाना है, याद है, इसलिए तो आप कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़े दिन बाद कंसेप्ट याद रहेगा, ये चीज, ये फॉर्मूला याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो चलो देखिए क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, cos 30 प्लस sin 30 √3 प्लस 1 बाई 2। ये क्या आ गया मेरा ए आर आ गया। नेक्स्ट आप निकालिए ए फाई में क्या आएगा, और √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया ए फाई। और ए जेड इज 3, ठीक है, ए जेड इज 3 यहाँ से। तो अगर मैं नेट रिजल्टेंट नेट ए वेक्टर निकालूं तो ए वेक्टर क्या आएगा, जरा देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर इज √3 प्लस 1 बाई 2 आर कैप प्लस √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा ये फाई कैप प्लस 3, ठीक है, ये आंसर आएगा, ये आपका ए आर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए तब तक आप, 2 आर कैप प्लस 3 फाई कैप प्लस 4 के कैप, आप इसको कन्वर्ट करें कार्टेशियन, ठीक है। एट पॉइंट 2 30 डिग्री 4, एट पॉइंट 2 30 डिग्री 4 आप इसको कन्वर्ट कीजिए कार्टेशियन।
हाँ जी, हो गया कन्वर्ट? इस बार उल्टा है, इस बार कार्टेशियन में चेंज कर लें। बनी क्या बात कुछ? देखिए सबसे पहले ax निकालते हैं। ax इज a वेक्टर डॉट i कैप, माने 2r कैप डॉट i कैप प्लस 3 phi कैप डॉट i कैप प्लस 4 k कैप डॉट i कैप। समझ आया? नेक्स्ट वाला देखिए, तो क्या बनेगा ये 2r कैप डॉट i कैप क्या बनेगा बताओ? 2 cos phi 2 cos phi प्लस -3 sin sin phi। नेक्स्ट 2 sin phi plus 3 क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? 0 हाँ ये ठीक है, ये 0, ये कैप डॉट i कैप 0 होता है भाई, ठीक है? तो ये आ गया और phi के वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री, ठीक है? तो क्या बनेगा बताओ जरा ये? √3 minus 3/2 √3 minus 3/2 3/2 या होल बाय 2 अच्छा नहीं सर ऐसे ही होगा। √3 minus 3/2 ही आएगा, ये सही है, ऐसे ही आएगा, ठीक है? ये क्या बनेगा? ये बनेगा ax। नेक्स्ट आप बताइए ay। अब तो सीधा आंसर बता दो, a डॉट y कैप और j कैप, a डॉट j कैप बताओ क्या बनेगा? 2 sin phi 2 sin phi प्लस वही कहानी बार बार करनी है यार, r कैप डॉट j कैप प्लस phi कैप डॉट j कैप प्लस k कैप डॉट j कैप, ठीक है? और आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाइए और उनके बीच का एंगल आप चेक कर लीजिए, ठीक है? तो ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू आप निकालो, क्या बनेगा ये? है जी √3 प्लस 3/2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप बताइए az इज 4, az इज 4, कोई डाउट है आप पूछिए, ठीक है? नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए। So 1 plus 3√3/2 है। ये गलती कर दी भाई, साइन 30 डिग्री हाफ होता है ना, 1 plus 3√3/2 3√3/2 इस तरह आएगा, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट az इज 4, az इज 4। नेक्स्ट वाला देखिए, मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, एक और लास्ट क्वेश्चन और चलता है, ठीक है? बस इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक और वेक्टर दिया हुआ है 2r कैप प्लस 3 phi कैप प्लस 4k कैप, और एट पॉइंट 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 पॉइंट से शुरू है। आप अपने आप इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर लें पॉइंट, जरूरत पड़ेगी। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, आपको इन दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। एंगल कैसे निकाले दो वेक्टर के बीच का? Dot product। याद है आपको?
ये ए वेक्टर है मान लीजिए और ये बी वेक्टर है, तो आप क्या निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, इंटू बी इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, तो यहां से कोस थीटा क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, तो यहां से थीटा क्या है, थीटा इज कोस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इनटू, तो मुझे ए डॉट बी चाहिए पहले, ए डॉट बी, अब ए डॉट बी आप निकालिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, बेहतर है इसको किसमें कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर मैग्नीट्यूड भी तो निकाले ना, मैग्नीट्यूड तो फिर रेडियल में तो कहीं निकालोगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे। पॉइंट चेंज कर दो सर, वो tan इनवर्स इनवर्स में आएगा वो। अच्छा 2 कर लो ना, ये 2 2 4 2 2 4 लिख लो, थोड़ा इजी रहेगा, करेंगे। सर वेक्टर बी पे पॉइंट दे रखा है, उसका एंगल कैसे निकालेंगे, sin फाई वगैरह में? ये पॉइंट दे तो रखा है, इसको कन्वर्ट कर दो, सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर दो, अपने आप आ जाएगा। हाँ जी 13/29√2 cos थीटा। क्या एंगल कितना आ रहा है, एंगल निकालो, 30 पॉइंट समथिंग क्या होता है, 30 पॉइंट बताइए है जी, पॉइंट कन्वर्ट करना इसको, इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया ना, ठीक है। आप r निकालिए, r क्या होता है, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो r आ गया, फाई कैसे निकालोगे, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, और z तो सेम वही है, z तो सेम ही रहता है, इस तरह से r फाई z निकालो, 30.68 30.68 डिग्री ये आ गया, बस चेक कर लो इतना ही है क्या, 71.5 71.5 ये ऑप्शन ये है बी, 71.52 डिग्री। और बोलिए, और किसी का आया कुछ डिफरेंट, कुछ अलग आया हो, 13.220 और बोलिए भाई, 9.7
है जी 29.7 कौन सा आंसर है? और किसी का भाई बताओ क्या आया? 76.4 ये सबका अलग अलग आ रहा है भाई। सही बताते हैं जरा। है जी 28 पॉइंट कितना है? 78 एंगल आ गए। और बोलिए चेक करें क्या? चलिए इतना चेक करते हैं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं और जब ऐसा होता है तो किसी का भी ठीक नहीं होता है वैसे। चलिए जरा देखते हैं। अब जरा देखिए भाई, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कार्टेशियन में, बड़ा इजी रहेगा मेरे लिए, ठीक है? तो कार्टेशियन में क्या चेंज करें? 2 इंटू बताओ क्या आएगा? 2 cos phi प्लस 3, देखो ना यार ax निकालो ना, क्या आएगा? ax कितना आएगा? 2 cos phi प्लस 3 माइनस आएगा क्या? माइनस आएगा हाँ जी। और फाई की वैल्यू जरा देखो, फाई कितना आएगा? 45 डिग्री। tan इनवर्स 1/1 कितना होता है? 45। तो फाई इज 45। तो 2/√2 माइनस 3/√2 तो कितना बन गया? -1/√2। ax आ गया सबका, ax कितना आएगा? ax इज -1/√2। नेक्स्ट आप बताइए ay क्या आएगा? इस a का सॉरी इसका आप क्या लीजिए? y के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए। y मतलब j को कंबाइन, तो बताओ क्या आएगा? 2 क्या आएगा y के साथ? बताओ ना। 2 sin phi plus 3 cos 2 sin phi plus 3 cos phi प्लस 3 cos phi और phi की वैल्यू आप जानते हो 45। ठीक है, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1/√2 प्लस 3/√2 तो सॉरी 2/√2 plus 3 तो 5/√2। ये सबका सही आएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट az तो सिंपली 4 आएगा। तो बताओ क्या बनाइए? ये बन गया -1/√2 I कैप प्लस 5/√2 j कैप प्लस 4k कैप। ये एक वेक्टर बन गया और एक वेक्टर ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b बताइए क्या है? a डॉट b इज -√2 2/√2 प्लस 15/√2 plus 16 प्लस 16। ठीक है, तो ये बन गया आपका 16 प्लस 13/√2। ये बन गया a डॉट b। और ये किसके बराबर होता है? a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √29 a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड वो भी √29। ठीक है जी, इनटू cos ऑफ थीटा। √29 इनटू √29 इनटू cos थीटा। तो cos थीटा क्या आएगा यहाँ से? cos थीटा इज 16 प्लस 13/√2 डिवाइड बाई 29 और इसका क्या ले लो? cos इनवर्स। 29.69 ठीक है भाई? तो बाकी लोग जिन लोगों ने गलत किया वो चेक करेंगे क्या गलती की। आगे बढ़े। नेक्स्ट अब आइए, मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब एक क्वेश्चन लिखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? इसको रब कर दो ना, देखिए भाई ये सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल है तो, लेकिन पहले कुछ क्लासेस ये मैथ्स पे चलेंगी, ठीक है? 3 क्लासेस, उसके बाद जब थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैट के एक्सपेरिमेंट्स भी लेके चलेंगे, ठीक है? तो वो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं कैसे चार्जेस वगैरह के कंसेप्ट्स होते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, ठीक है? जरा देखिए आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और है, आप जरा कीजिएगा। एक्स कैप और वाई कैप और जेड कैप, ये कोई स्पीकर दिया हुआ और इससे साउंड निकल रही है बाहर,
स्पीकर तो देखे होगा आपने, ठीक है। देखो स्पीकर दिया हुआ है, उससे साउंड निकल रही है। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और इसकी रेडियस जो है r इज 4 एंड हाइट h इज 2 मीटर, बहुत लंबा है 2 मीटर, ठीक है। हाँ जी, ऐसा कोई आपको दे रखा है स्पीकर और अंदर से ऐसे स्ट्रिप, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्पीकर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब हवा में कितनी जगह घेर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्पीकर। Find the volume and curved surface area of this beaker. जो फाई हम यूज करते हैं वो डिग्रीज में यूज करते हैं। फाई, हाँ जी, डिग्री में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप डायरेक्टली फाई को पुट करते हो तो रेडियन में, साइन या कोस के अंदर लेना है, डिग्री में ले लो। वैसे डायरेक्टली फाई की वैल्यू पुट करनी है, मान लीजिए मल्टीप्लाई में फाई आ रहा है, मान लीजिए तो रेडियन में लेना है उसकी वैल्यू। जैसे अभी इंटीग्रेशन करनी है तो रेडियन में आएगा। चेक करके देखो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो कि साइन के अंदर है? डायरेक्ट है तो फिर रेडियन में लेना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो रेडियन में लेना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम निकाल रहे हो क्या? तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में स्मॉल वॉल्यूम क्या होता है? डीएल से याद करो, डीएल क्या होता था? डीएल वाज, इसको हम कम से कम 100 बार लिखने वाले हैं तो याद हो जाएगा डीएल, ठीक है। डीएल वाज डीआर आर कैप आर डी फाई कैप प्लस डी जेड जेड। तो डीबी जो आएगा वो आएगा आर डी फाई डी जेड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये स्मॉल वॉल्यूम हो गया। अब मुझे टोटल वॉल्यूम चाहिए इसका, तो इसको आर के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, तीनों चेंज हो रहे ना, डी आर डी फाई डी जेड। इसका मतलब तीनों के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो। बताइए आर के रेस्पेक्ट में कहां से कहां तक? 0 से लेकर 4 तक, 0 to 4। एंगल फाई, फाई कहां से? पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक। और जेड, जेड बताइए कहां से कहां तक? 0 to 2। तो पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें? पहले जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, फाई के रेस्पेक्ट में या आर के रेस्पेक्ट? किसी के रेस्पेक्ट में कर लो। पहले किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? आर के रेस्पेक्ट में करें क्या? चलिए पहले आर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट करो 0 और 4, बताओ कितने बनेगी? 16 by 2 minus 0 कितना बना? 8.37। अच्छा टोटल कितना है? 377 मीटर क्यूब, इतना आएगा। चेक करके देखिए, पहले आर के रेस्पेक्ट में कर दो तो ये आएगा। आर के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 8। आर के रेस्पेक्ट करोगे तो 8 इंटू, अब फाई के रेस्पेक्ट में करो तो फाई के रेस्पेक्ट में आएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 6 इंटू जेड के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 2। तो आप चेक करो कितना आया। आई थिंक ये करेक्ट है। हाँ वो डिवाइड में करके टोटल निकाल के वो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ना करें, बिकॉज आपको थोड़ी सी ये हेल्प नहीं करेंगे ये सब चीजें। अभी थोड़ी देर में रुकना, आप जरा देखना, मैं आपको सरफेस डेंसिटी करवाऊंगा, चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस, और वो वेरिएबल होगी, उसमें यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। हाँ जरा देख, एक और चीज, सरफेस एरिया। आप बताओ इसके सरफेस में क्या चीज कांस्टेंट है? रेडियस। तो इसका मतलब जो स्मॉल एरिया आएगा डीए, वो कितना आएगा? रेडियस है तो आर डी आर मत लिखो, बस क्या आएगा? आर डी फाई डी जेड। और टोटल एरिया के लिए क्या करो आप? इंटीग्रेट कर दो। तो फाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बताइए? फाई इज पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक, और जेड कहां से कहां तक? 0 to 2। आर की लिमिट तो है नहीं, आर तो कांस्टेंट है। कितना है आर कांस्टेंट? 4। तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, बाहर आ जाएगा 4। अब बताइए इसका सरफेस एरिया कितना है? 4.19 मीटर स्क्वायर, 4.19 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने इसका सरफेस एरिया निकाला।
कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, मैं रब कर रहा हूँ। इसकी जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा बीच में पढ़ा रहा हूँ, वैसे इस टॉपिक में नहीं है वो चीज, लेकिन मैं इसका बताऊंगा कि क्या यूज आगे आने वाला है। आप लिखिए चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटी, ये पढ़ने वाले हैं। ये 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है जो हम पढ़ेंगे अपने स्टेप्स में। कौन कौन सी? सबसे पहले कौन सी होती है? लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, रो एल से भी लिखते हैं कुछ लोग इसको, रो एल, और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज आ रखा है। लाइन चार्ज मतलब 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज आया। जैसे कई बार जैसे आपने देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन देखिए खेतों में होती है ऐसी, ठीक है, बाहर जब आप जाते हो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, तो इनमें क्या होता है जब बिजली गिरती है, आसमानी बिजली, ठीक है, तो इसके तार के ऊपर जो वायर होता है इसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आता है। तो उससे यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आता है, यूनिट लेंथ पे कितना, यूनिट लेंथ होता है 1 मीटर ले लो चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो चाहे, यूनिट लेंथ कोई भी यूनिट हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो कोई फर्क नहीं, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कूलम पर मीटर। रो के नीचे क्या लिखा था? है जी, रो एल, कुछ लोग इसको लैम्डा से भी लिखते हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर, कुछ बुक्स में ये नोटेशन है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा से भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा आपको पता है जब ये बिजली वगैरह गिरती है, जैसे मान लीजिए सराउंडिंग में बिजली गिरी है, आपको कैसे पता चला बिजली गिर रही है? आवाज नहीं, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। हाँ नहीं, अगर आपके मान लीजिए 100 मीटर दूर अगर बिजली गिर रही है कहीं पे, तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे, और आपकी जो स्किन पे जो बाल, आप मैं दिखाऊंगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तब आपको, मेरे पास वेंटी ग्राफ है तो उससे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करती है सराउंडिंग को, तो वो स्टैटिक चार्ज होता है बिजली वाला, तो बाल खड़े हो जाएंगे। और जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए बारिश के टाइम, आप ध्यान रखिए घर के अंदर भागो, ठीक है, और जमीन पे सर नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिए, कई लोग ऐसे लिपट के बैठ जाते हैं, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ प्रोटेक्शन है वो वहीं पे बताऊंगा मैं कि बिजली से कैसे बचा जाए, ठीक है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ रही है तो। अगर बाल खड़े हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आसपास बिजली गिरने वाली है और मोमेंटरीली गिरेगी, बस सोचने का टाइम आपके पास बहुत कम होगा। बेहतर है कहीं गाड़ी वाड़ी है तो झट से अंदर हो जाओ, ठीक है, गाड़ी के अंदर, या फिर गाड़ी के नीचे चले जाओ अगर हो सके, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं बचने के, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो एक होता है लाइन चार्ज, ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट में समझ आएगा सारी चीजें, ठीक है, वहां पे देखेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स को, बिकॉज इंजीनियरिंग का मतलब ही है ना, साइंस को आप फन लेके चले, ठीक है, कि ये मुझे समझना है इस चीज से कुछ, ठीक है, तो उस तरह से पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट बड़ा एक्सपेरिमेंटल है, और ये मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट अगर आपने समझ लिया तो बाकी इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, बाकी आपको लगेगा कि यार बड़ा ही सिंपल है, कोई नया लॉ नहीं है, सारे लॉज इसी सब्जेक्ट्स में आएंगे, ठीक है, सारे बेसिक लॉज इसी सब्जेक्ट्स में आएंगे। नेक्स्ट दूसरा जरा देखिए, दूसरा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो एस, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस पे आता है चार्जेस, जो भी सरफेस होता है जिसके ऊपर, उसके ऊपर चार्ज आता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम फॉयल है, ठीक है, और मैं उसको चार्ज दे रहा हूं तो चार्ज उसके सरफेस पे आएगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है, ठीक है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो एस, या कई लोग सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ लोग सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो वी कूलम पर मीटर क्यूब, रो वी कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये पूरे वॉल्यूम के अंदर होती है, मतलब अगर कोई मटेरियल है उसके अंदर से लेके बाहर तक चार्ज होता है, ठीक है, अंदर वाले रीजन में भी चार्ज होता है, बाहर वाले रीजन में भी चार्ज होता है, ठीक है। जैसे कई सारे मटेरियल होते हैं उनके अंदर भी चार्ज होता है, बाहर भी चार्ज होता है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
ठीक है, पर मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज। अब जरा देखिए जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने एरिया निकालना बताया, तो एरिया तो भाई ये 10वीं क्लास 11वीं क्लास में सीखते हैं ऐसे एरिया निकालना, ठीक है। अभी मैंने क्यों पढ़ाया, जरा देखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आपको दे रखा है। ऐसा कोई सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस, और इस कर्व सरफेस पे चार्ज आ रखा है। इस कर्व सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। इस कर्व सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। और मैं बता दूं, फाई आप जानते हो कहां से कहां तक चेंज हो रही है, एक्स से वाई जा रहा है, तो इसका मतलब फाई कहां से कहां तक चेंज हो रही है। फाई इज फ्रॉम 0 टू π/2 90, 0 टू π/2, फाई की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक जा रही है। आर दे रखा है आपको 2 मीटर और एच दे रखा है अगेन 2 मीटर, और इसके ऊपर रो एस दिया हुआ है। रो एस इज 3r² sin phi z, 3r² sin phi z कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस, ऑन दिस कर्व्ड सरफेस। सिर्फ कर्व्ड सरफेस बता रहे हैं। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दिस कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस पे टोटल कितना चार्ज आएगा आपको ये बता रहे हैं। अब जरा देखिए भी क्या क्या करना है आपको। इसका स्मॉल एरिया बताओ कर्व्ड सरफेस का। स्मॉल एरिया क्या है इसका? इसका स्मॉल एरिया देख रहा हूं, तो आप जानते हो आर तो कांस्टेंट रहता है इसमें, तो डीएल लिख लो एक बार। डीएल इज dr r कैप प्लस r d फाई फाई कैप प्लस dz z कैप। तो r तो कांस्टेंट है, तो ये तो नहीं लिखना। तो स्मॉल एरिया जो आएगा इसका d है वो कितना आएगा बताओ जरा, r d फाई dz। ये आपका स्मॉल सरफेस एरिया है। अब सुनो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना चार्ज है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना आएगा, तो स्मॉल चार्ज आएगा dq। dq चार्ज कितना आया, क्योंकि स्मॉल एरिया तो स्मॉल चार्ज आएगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे इतना चार्ज है, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना आएगा, 3r³ मल्टीप्लाई कर दो ना इसके साथ, r³ sin phi z d phi dz। z इस तरह स्मॉल z, ठीक है। ये बन गया dq, ये dq बन गया स्मॉल चार्ज, ठीक है। ऑलवेज ये तरीका अपनाते हैं। कुछ लोग गलती करते हैं, बताऊंगा क्या गलती करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल लेंगे पहले इसका, और बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर पे इतना कूलम है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे टोटल एरिया निकाल दिया, इतने मीटर स्क्वायर पे मल्टीप्लाई कर दो। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बदल रही है r और z के साथ, फाई के साथ। तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें, इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखें। पहले स्मॉल चार्ज निकालिए, पहले तो आप इसका स्मॉल एरिया निकालो। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे इतना कूलम है, इतने मीटर स्क्वायर पे आप देख लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये dq आ गया। अब मुझे तो टोटल चार्ज चाहिए सरफेस पे, तो इसका मतलब क्या करूं मैं इसको, इंटीग्रेट। अब किस किस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, फाई एंड जेड, क्योंकि डी फाई और डी जेड है बस यहाँ पे। तो फाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके π/2, एंड आपका जेड कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, और आर की वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी आर की वैल्यू कांस्टेंट है, 2। तो आर की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो कितना बनेगा, 3 × 8, इसका मतलब क्या बन गया, 24 नहीं, 3 × 8 इज 24, तो ये बन गया 24। इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, 2r³ था ना यहाँ पे, r की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2, तो ये बन गया 24। अब इसको इंटीग्रेट करना है, पहले साइन को फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। तो फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो साइन फाई की जगह पे क्या बनेगा, साइन फाई की जगह बनेगा माइनस कोस फाई, और लिमिट पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे क्या आएगा, 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। फिर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, z के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा z²/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 2, और बाहर कितना है, बाहर है 24। तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, 48 कूलम। आंसर इज 48 कूलम। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप होमवर्क लिखिए, फाइंड इफ रो वी इज लिखिए, अगर इसमें रो वी भी दे दूं मैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
रो वी इज 3r स्क्वायर cos phi z स्क्वायर कूलम पर मीटर क्यूब। ये आपको रो वी दे रखा है। रो वी माने वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, यूनिट से आप देख लो ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है। फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस, इनसाइड दिस वॉल्यूम। फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम। सेम क्वेश्चन में इस बार रो वी ले दिया, आपको बताना है टोटल चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम। एक और चीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी यही दे रखी है, बाकी इस बार क्या बताना है? कर्व सरफेस पे नहीं बताना है, इस बार वॉल्यूम पे बता टोटल सरफेस पे बताना है। कितने सरफेस है टोटल? 5 सरफेस है। कैसे? एक इधर वाला, एक इसके पीछे वाला, एक ये वाला और एक इसके नीचे वाला, और एक फ्रंट ये वाला। फ्रंट में तो निकाल दिया आपने। फ्रंट में कितना है? 48 कूलम। अब आप इस पे निकालिएगा और उसको ट्वाइस कर देना। नहीं, ट्वाइस नहीं करना है। क्यों नहीं ट्वाइस करना है? क्योंकि जब दूसरे सरफेस पे जाओगे तो फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब चार्ज डेंस इस सरफेस पे तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा इस सरफेस पे चार्ज? फाई की वैल्यू क्या है इस सरफेस पे? 0। तो फाई 0 कर दोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगी? 0। इसका मतलब इस सरफेस पे 0 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इस सरफेस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। आप समझे? तो है जी, हाँ, एक्स एक्सिस वाले सरफेस पे, ठीक है, एक्स रेड प्लेन में जो सरफेस है उस पे कोई चार्ज नहीं। तो पिछले वाले सरफेस पे निकालिए, सिमिलरली ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे और इस सरफेस पे। तो टोटल सरफेस चार्ज बताना। एक क्वेश्चन लेके टोटल सरफेस चार्ज बनाना है और सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दे रखी है। और दूसरा टोटल चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसको करना है, ठीक है भाई? सर अगर ये रोलेक्स जो इसमें 5 टर्म नहीं होता फिर तो हाँ, फिर होता फिर तो यहाँ पे सरफेस पे कुछ ना कुछ डेंसिटी होती, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी फिलहाल इस पे कितनी है? इस सरफेस पे 0 है, बिकॉज़ फाई इज 0। नहीं मैं ये कह रहा हूं अगर 5 टर्म नहीं होता 5 कर सकते। हाँ, फिर ट्वाइस कर सकते थे, ठीक है? वो आपको समझाएंगे आगे हम। अभी तो शुरुआत की है मैंने इसकी, ठीक है? तो सुनिए भाई, तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ये आपका होमवर्क है। समझ आया भी क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन समझ आएगा? तो नेक्स्ट क्लास सुनिए, थोड़ा सा टाइमिंग में बदलाव है भाई, थोड़ा सा टाइम मैंने चेंज कर दिया है।